आप यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड अपाची नेटबीन्स, ठीक है। नेटबीन्स की साइट आ जाएगी, इधर से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। या आप डाउनलोड करें तो अगली क्लास के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप ये अपना जो भी वर्जन आपका है, इसमें विंडोज़ का 64 बिट मैंने डाउनलोड किया है, मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। इसमें आपके पास इनिशियली शुरू के प्रोजेक्ट्स के वक्त नेट होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन जब बनाता है तो उसमें नेट की ज़रूरत होती है। ये आपके पास इसका एक इंटरफेस आ गया, ठीक है, लोड हो गया है। जब आप इंस्टॉल करेंगे ये इंटरफेस आ जाएगा। इसको बंद कर लेते हैं। इधर से आप बनाते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अब ये मेवन और ग्रेडल और आंट, ये हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, तो पहले हम ये करते थे जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते थे तो जितनी भी हमने नेट से लाइब्रेरीज थर्ड पार्टी यूज़ की होती थी तो उनकी फ़ाइलों को हमें बीच में डाल के फिर कंपाइल करना होता था। अब ये जो मेवन और ग्रेडल इस टाइप की चीज़ें, इनके अंदर अपनी एक सेटअप की यूटिलिटी होती है, उसमें आप उन लाइब्रेरीज के नाम दे देते हैं। तो जब आप कंपाइल करते हैं तो ये ऑन द स्पॉट क्लाउड से उनको डाउनलोड करता है और उसके बाद आपके लिए उसको सेट कर देता है सिस्टम को, मतलब जो भी डिपेंडेंसीज के साथ आपकी वो चीज़ हो जाती है। तो जितनी डिपेंडेंसीज हैं उनको भी ये मैनेज करता है, आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये इस पे आप बाद में समझेंगे। अभी जनरली ये है कि आप इनमें से मिसाल के तौर पे मेवन को सेलेक्ट कर लें और आप कहते हैं जावा एप्लीकेशन मुझे बनानी है, इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सारे BS के काम करेंगे, ठीक है, BS CS, ठीक है, लेक्चर्स। हमारे सारे प्रोग्राम्स इसी प्रोजेक्ट में चलेंगे। ये प्रोजेक्ट आपके पास बन जाता है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें एक फ़ाइल इसने बना दी है जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपने जो भी फाइल बनानी होगी इस वीडियो को काइंडली देख के काम कीजिएगा। ये जो आपके पास सोर्स पैकेज है, इसके अंदर राइट क्लिक करके आप कहेंगे मुझे जावा की एक क्लास बना दो। इस क्लास का मैं नाम देता हूँ लेक्चर 1। मैंने एंटर कर दिया। अच्छा जी, इसको मैं, ये जो कमेंट्स हैं शुरू के, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी कमेंट्स हैं ऑथर्स। ये जो आपके पास बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा? देखते हैं, फॉन्ट बड़े होते हैं यहाँ पे। मैं करता हूँ, मैं बराबर करता हूँ। इसकी थीम शायद चेंज कर लूँ तो थोड़ा पॉज कर देते हैं वीडियो को ताकि इसको सेट कर। सिंगल लाइन कमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह C++ में होता था। C++ वाले सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप मल्टी लाइन करते हैं तो उसको हम इस तरह करते हैं, ये निशान और इसके बीच में ये, तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, ठीक है। ये क्यों बार बार ओपन हो रहा है? और ये हमारे पास बेसिकली कहलाते हैं जावा डॉक वाले कमेंट्स, ठीक है। तो 3 किस्म के कमेंट्स हैं, आप जोन से यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर लें, ठीक है। मैं इसको इस वक्त कमेंट्स हटाता हूँ। जावा के प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमेशा जो होगा वो उसकी अपनी एक सीक्वेंस होती है। सबसे पहले आपका पैकेज आता है, ठीक है। पैकेज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ इतना समझ लें कि जो आपका प्रोजेक्ट जिस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, जो बंडल है, उसको हम बोलते हैं पैकेज। क्या बोलते हैं? पैकेज। अगर आप गौर से देखें तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है BS_CS_lectures, ठीक है। ये इसके अंदर हमारे ये जो वो है नेटबीन्स, इसमें कोई इशू आया है, बार बार वो ओपन हो रहा है। अच्छा, तो पैकेज आप देखें, बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, BS_CS_lectures। ये आपके इस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर जो पैकेज बना है वो है कॉम, उल्टा नाम हमेशा उल्टा में होता है। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन भी करेंगे ना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ
मेरा नाम इमरानुद्दीन है .pk, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उल्टा करेंगे, pk.imranuddin करके करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से इसके अंदर ऑटोमेटिकली नेमिंग कन्वेंशन आ जाती है। इसके अंदर चूंकि सोर्स कोड के अंदर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो वो बताएगा कि भाई ये इस पैकेज का हिस्सा है, com.mycompany_bs com.mycompany_bs.lectures। उल्टा क्यों करते हैं? बस ये रूल है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज़ हमेशा क्या है कि पैकेज आपका एक ही होगा। उसके बाद अगर आपने कोई लाइब्रेरीज यूज़ करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट, वो फिर हम बाद में बताएंगे, देखेंगे। तो हमेशा पहली चीज़ ये होगी, सेकंड आपके पास एक या एक से ज़्यादा इंपोर्ट्स होंगी और उसके बाद क्लासेस आएंगी। ये सीक्वेंस आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा केस है, इसमें हमारे पास इंपोर्ट नहीं है, एक सिंपल सी क्लास है। क्लास के अंदर हमारे पास वॉइड मेन होता है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये PSVM लिख के टैब का बटन दबाएं, ये आपके लिए खुद ही बना देगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। चलें इस चीज को समझते हैं, ये करती क्या है, ये है क्या असल में। पब्लिक का मतलब क्या है कि इसको इस पूरे पैकेज में तो सारी क्लासें जितनी भी मैं बनाऊंगा वो इसको देख सकती हैं, इसको यूज़ कर सकती हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना सकती हैं। लेकिन इस पैकेज से बाहर कोई क्लास हुई तो वो इसको यूज़ कर सकती है, पब्लिक को। पब्लिक क्लास को हर पैकेज से इस्तेमाल किया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है उसको, ठीक है। प्रोटेक्टेड जो होती है वो सिर्फ उसकी चाइल्ड क्लासेस करंट पैकेज या आउटसाइड यूज़ कर सकती हैं। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, अगर मैंने इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ये इस तरह कर दिया, तो इसको लिटरेचर में बोलते हैं फ्रेंड क्लास। वैसे इसका मतलब है इसके साथ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपने पैकेज के अंदर सबको विजिबल है और प्राइवेट किसी के इस्तेमाल में नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका इस प्रोग्राम की एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं डॉस में बना के, क्योंकि ये चीज़ जो है ये मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से डॉस में समझा सकूंगा, ठीक है। इसको गौर से देखें, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कोई भी नोटपैड मैंने ले लिया, ठीक है, नोटपैड हो गया, या चलें ये VS कोड मैंने खोल लिया, VS कोड खोल लेता हूँ, कुछ भी हमने ओपन कर लिया, कोई और प्रोजेक्ट था, हम आ जाते हैं फोल्डर कोड BSCS4, ठीक है। इसके अंदर मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट किया, इसमें ऑलरेडी कल का एक लेक्चर पड़ा होगा हमारे पास, ये लेक्चर 1 पड़ा है। हम यहाँ पे एक लेक्चर 2 बना देते हैं, न्यू फाइल, और हम कह देते हैं लेक्चर 2 LECT लेक्चर 2 डॉट जावा आ गया। इसमें मैंने इस फाइल को पेस्ट किया। अगर आप और से देखें तो ये क्लास पब्लिक है, मैंने आपको कहा था अगर क्लास पब्लिक हो तो इन दोनों का नाम सेम होना चाहिए, तो इसका नाम क्या है, लेक्चर 2, तो इसका नाम भी मैं लेक्चर 2 रख देता हूँ ताकि एरर ना आए। अब अगर मैं इसमें लिखना चाहता हूँ कुछ प्रिंट करना, जैसे आप सी आउट करते हैं, इसमें लिखते हैं हम system.out.print ln लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, सेम लाइन में लिखेंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और ये मैं इस तरह कर दूँ। मेरे पास एक क्लास ये है, बाकी क्लासेस मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जितनी कल मैंने बनाई थी, ये मोटर स्पोर्ट्स और ये कार और लेक्चर 1, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहली चीज़, अगर इसमें मेरे पास और क्लासेस भी हो, मसलन मैं कहता हूँ कार की क्लास है और इसके अंदर क्लास है लेट्स सपोज हाँ स्टूडेंट की, चलें बस ये 2 क्लासें मैं कर लेता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास 3 क्लासेस हैं। मैं टर्मिनल में आता हूँ, देखते हैं टर्मिनल इसका इसमें पाथ हमारा सेट है नहीं। टर्मिनल में मैं आ गया, इधर लिखते हैं जावा, देखते हैं एक्सेसिबल है, हाँ जावा एक्सेसिबल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब और से देखिए यहाँ पे कितनी फाइल्स मौजूद हैं, सिर्फ ये 2 फाइल्स इस फोल्डर में मौजूद हैं। मैं अब इसको कंपाइल करता हूँ, जावा सी लेक्चर 2 डॉट जावा, एंटर किया, रन हो गया। यहाँ देखिए लेक्चर 2
की भी क्लास बन गई, इसके अंदर कार थी उसकी भी क्लास बन गई, स्टूडेंट की भी। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये जावा वर्चुअल मशीन मैंने आपको बताई थी ना, उसमें इस फाइल को मैं रन करूँगा। तो लिखूँगा जावा में रन करो lecture2.class को, lecture2.class। इस ये आप ना भी लिखें तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ का मतलब ये होता है बेसिकली कि मेरे पास, सॉरी, इस चीज़ का मतलब ये जो आपको ये निशान आता है, इसका मतलब है जो करंट फोल्डर के अंदर, समझ आइए। इसको मैं रन करूँगा। अच्छा, ये क्या हम कह रहे हैं, अच्छा इधर बेसिकली हमारे पास क्लास पाथ का इशू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। जावा नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, इसको इस तरह से करना है, लेकिन इस क्लास को फाइंड नहीं कर रहा। चलिए इसको मैं डॉस में जाके ट्राई करते हैं, ठीक है। ये dir का मतलब है जितनी भी फाइलें हैं वो मुझे दिखा दो, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं रन करता हूँ जावा lecture2, उसने क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक lecture2 की क्लास मैंने चलाई है, इसमें exe नहीं होती, ये क्लास जो होती है ये बाइट कोड होता है, इसको बोलते हैं बाइट कोड। क्या बोलते हैं? और ये हमारी वर्चुअल मशीन पे चलता है। वर्चुअल मशीन काम कर रही होती है, कल मैंने पिक्चर बनाई थी, हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन होती है। तो जावा आपने इंस्टॉल किया, उसमें वर्चुअल मशीन होती है, और ये उस वर्चुअल मशीन का नाम है कि भाई मेरे इस प्रोग्राम को इस वर्चुअल मशीन में चलाओ, समझ आइए। अब मैं इधर रन करता हूँ स्टूडेंट क्लास को, तो देखिए क्या होता है, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, साथ डॉट क्लास आप नहीं लिखते, कंपाइल करते हो डॉट जावा लिखते हैं, रन करते वक्त नहीं लिखते, ठीक है। अब मैंने जब रन किया तो ये मुझे कहेगा कि इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड नहीं मौजूद। तो जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मौजूद नहीं है उसको आप डायरेक्ट नहीं रन कर सकते, ठीक है। ये स्टैटिक का वर्ड जो है इसके ऊपर हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन हर लफ्ज़ का मतलब क्या। अभी आपका दूसरा लेक्चर है इसलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। तो यहाँ तो हमें क्लियर हो गया है कि इसमें वो फाइल रन होगी जिसके अंदर हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। अब इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, ये चीज़ स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है कि ये क्या है। पहले आज हम इस चीज़ को समझते हैं। इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। पढ़े C++ में? ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system.out.println, और बल्कि यही चीज़ होगी, इसको मैं जो नाम भेजूँगा ये वो नाम मुझे प्रिंट करके दे। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग का एरे है। असल में और लैंग्वेजेस में हम एरे इस तरह बनाते हैं ना, बस इधर जावा में आप इस तरह भी बना सकते हैं, डेटा टाइप के साथ ये निशान लगा लें। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेरिएबल का नाम तो args है ना, मैं लिखूंगा args के जो 0 आर्गुमेंट आया है 0 नंबर पे उसको लो और उसके साथ लिख दो, बल्कि इस तरह से कर लो स्पेस, और इस प्लस का मतलब है कंकैटिनेट कर लो। क्या करो? इसके साथ कंकैटिनेट कर लो प्लस arg0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को हटा देते हो, इनका काम ख़त्म है। ये मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था कि वो वाली चीज़ें नहीं रन करेंगी। इधर से इनकी क्लासेस भी ख़त्म कर लेते हैं कि गंद हमारे पास ना हो, ठीक है। टर्मिनल भी हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। अब मेरे पास ये फाइल बन गई। ये क्या कर रही है, इसको मैं जो आर्गुमेंट भेजूंगा उस आर्गुमेंट को वो इधर एक्सेप्ट करेगी और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगी। अब गौर से देखें, यहाँ हम टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं कि हमें साथ साथ नज़र आ रहा हो कोड के साथ साथ, ठीक है। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। सबसे पहले चूंकि मैंने प्रोग्राम में चेंज किया है तो हम इसको रिकम्पाइल करेंगे। गौर से देखें, कंपाइलर और उसके साथ आपने पूरा नाम देना है lecture2.java, ये सोर्स कोड है। ये रन करेंगे तो आपकी ये डॉट क्लास फाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है।
क्या वो कह रहे हैं ARG0 क्या चीज़ है? यहाँ पे ARGS था। अच्छा, ये आर्गूमेंट्स का मतलब है। अगर आप इसको ये भी कर सकते हैं कि ये x हो और ये भी x हो, लेकिन स्टैंडर्ड वेरिएबल का नाम ARGS उन्होंने रखा है तो हम स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। स्क्रीन को क्लियर किया, दोबारा से रन किया, कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं जावा LEC2। अब आपने इसके साथ डॉट क्लास नहीं लिखना, हम इसको रन करते वक्त इसका साथ डॉट क्लास नहीं लिखते, हम स्पेस करके मैं इसको आर्गुमेंट पास करता हूं। मैं कहता हूं इमरान। ये आर्गुमेंट जो है, अगर मैं ये चीज़ ना भी लिखूं तो ये आर्गुमेंट आके इसके फर्स्ट वेरिएबल में चला जाएगा एरे के, और वो मुझे प्रिंट करके देगा हेलो और मेरा नाम, ठीक है। एंटर करते हैं, सॉरी, हेलो इमरान लिखते हैं। मैं इसमें मल्टीपल भी दे सकता हूँ, मैं कह दूँ हेलो इमरान एंड दूसरे बंदे का नाम भी दिया हो अगर तो उसको भी कहेगी एंड ARGS1। हाँ, इनके बीच में प्लस होगा। अब ये दो मुझे आर्गुमेंट भेजने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा मसला भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा से हम कंपाइल करते हैं। ये हमने कंपाइल किया, ये हमने रन किया, इमरान एंड अली। अब ये दो बंदों को करेगा हेलो इमरान एंड अली। वो मैंने यहाँ स्पेस नहीं दी, इसलिए इधर स्पेस देनी चाहिए थी, तब ये ठीक काम करता। चले आगे, हेलो इमरान एंड अली। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं और किसी वजह से ये मैं नहीं देता तो क्या मसला आ रहा है? एक्सेप्शन हम एक ऐसे एरर को कहते हैं जो कि प्रोग्राम को क्रैश करने के लिए नहीं है, हमारी किसी वजह से, गलती की वजह से हुए। डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इसका मतलब है एरे के इंडेक्स से तुम आगे निकल गए हो। मतलब ये कि मैंने इसके साथ कोई नाम नहीं दिए तो यहाँ पे इसके अंदर कोई स्पेस ही नहीं बनी। जब स्पेस नहीं बनी तो मैं इधर एक्सेस किस चीज़ को कर रहा हूँ? मतलब एक एरे का साइज ही 0 है और मैं उसको एक्सेस करूँ तो वो कहते हैं आप इसकी बाउंड्री से आगे जा रहे हो, ये एरर आ गया। तो आपने अगर नाम नहीं दिया तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, अब आपको इस तरह से समझ आएगी। हमारे पास एरे का लेंथ जो है वो लेने के लिए लेंथ का फंक्शन यूज होता है। हम यहाँ पे कहेंगे इफ ARGS डॉट GTH, अगर इसकी लेंथ 0 से बड़ी है, ठीक है, फिर आप ऐसे करो, बल्कि ये लगाने की जरूरत नहीं, एक ही लें, फिर ये चीज करो, अदरवाइज एल्स सिर्फ हेलो लिख दो, हेलो गेस्ट कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से, देखते हैं काम करते हैं नहीं, पहले कंपाइल कर लेते हैं। हाँ जी, क्या एरर मैसेज आ रहा है? उसकी वजह से मैं असल में यहाँ पे भी मैं कोलन भी लगाने लगा था, चूंकि आप पाइथन के अंदर ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो उसका 2 लैंग्वेज की वजह से मसला आ जाते हैं। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? गेस्ट के आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाया, बाकी सी की तरह ही है, आप नोट करें। रन हो गया। जावा लेक्चर 2 इमरान और अली आ गया। जावा लेक्चर 2 कुछ भी नहीं दिया, हेलो गेस्ट आ गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अभी भी गलती है, मैं खाली इमरान दूंगा तो इसके अंदर तो वैल्यू आ गई, इसके ऊपर ये मुझे एरर देगा। तो मुझे ये भी बताना है कि अगर एक आर्गुमेंट हो तो एक का नाम दो, 2 हो तो 2 का नाम दो। तो मैं कहता हूं अगर आर्गुमेंट 0 से बड़ा है, या हम कह देते हैं अगर आर्गुमेंट इज इक्वल टू 1, यहाँ आपको साथ साथ इफ कंडीशन भी यूज करनी समझा रहा हूं, मैं कंपैरिजन भी बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा मैं टाइम इसलिए नहीं लगा रहा कि बिल्कुल C++ की तरह। और मैं कह देता हूँ अगर ये एक आर्गुमेंट है तो सिर्फ इतना लिखो, ठीक है। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से ताकि मुझे लिखना आसान हो पूरी लाइन को। अगर एक बंदा है तो ये लिखो, एल्स इफ अगर ARGS डॉट
लेंथ इक्वल टू 2 है तो फिर आप ये वाला लिखो, वरना आप ये वाला लिखो। ठीक है, रन करते हैं। क्या मसला कह रहा है? अरे इंडेक्स ऑफ कंपाइल नहीं किया मैंने, सॉरी। जावा सी लेक्चर 2 डॉट इस पे इमरान लिख दिया, इस पे इमरान और आदिल लिख दिया, और इस पे ठीक है। थोड़ा सा इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। एक नई चीज़ आपको सिखा देता हूँ। ये सारे प्रोग्राम्स आज जाके प्रैक्टिस करने हैं। मैं वीडियो लोड कर लूँगा, कल वाली भी तैयार है, वो भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे आप शाम को याद दिला दें, मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अच्छा जी। मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और लेक्चर 3 बना देता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल लेक्चर 3 डॉट जावा। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं लेक्चर 3। हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर इसको देंगे और ये इन दोनों का सम निकाल के देगा। क्या करेगा? सम। तो हम इस प्रोग्राम को पहले बेसिक्स बनाते हैं। हम कहते हैं इंटीजर, बल्कि इस तरह कर लेता हूँ, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सम इज इक्वल टू, अब बोर्ड से देखिए यहाँ पे एरर क्या आएगा। वीडियो में फिर आओ, देख करीब आ जाए, इधर आ जाए। ARG0 हाँ, ARG0 प्लस ARG1, 2 आर्गुमेंट जो मैं भेजूंगा उन 2 को इसने प्लस करना है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब मैं स्क्रीन पे इसको करता हूँ जावा सी लेक्चर 3 डॉट जावा। क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? ये मैंने नहीं लगाया सेमीकोलन। ठीक है, हाँ, क्या गलती हो रही है? ये ब्रैकेट ठीक है, हमने क्या गलती की है? हाँ, आखिर में ब्रैकेट कम है, ये वाली। ठीक है, और ये जो हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए इसका फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि अगर सारी चीज़ें आपने इधर लिखनी शुरू कर दी, प्रोग्राम काम करेगा, लेकिन रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जल्दी से इसको रन करते हैं। अब क्या मैसेज आ रहा है? ये RGS थे, ARGS। कंपाइल हो गया। जावा लेक्चर 3 10 और 23 क्या आना चाहिए? हाँ, 33 आता क्या है? इसने कंकैटिनेट कर लिया। एग्जैक्टली। तो इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कह देंगे इंटीजर x इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। इसके अंदर कहेंगे इसको आर्गुमेंट 0 को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, और इसी तरह से y में हम डाल देंगे इंटीजर 1 को। ठीक है, और हम इसके अंदर लिख देंगे x प्लस वाई। ठीक है, ट्राई करते हैं, काम करता भी है नहीं। पहले कंपाइल कर लेंगे। 33 ठीक है। अब इसके अंदर चेक घर जाके आप लगाएं कि ये चेक करें कि 2 नंबर एंटर हुए भी नहीं है या नहीं। अगर ARGS डॉट S डॉट लेंथ इज इक्वल टू 2 कम से कम होनी चाहिए मेरे पास। अगर 2 है, अब देखिए पहले मैंने ब्रैकेट सी लगाई थी, अब चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा कोड इस इफ के अंदर हो, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ स्टार्ट वाली, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा एंड वाली। ठीक है, ये देखिए मैं एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे एल्स में मैं यूज़र को बताऊंगा कि भाई तुमने मुझे गलत कमांड लिख के दी है, तुम मुझे आउट डॉट प्रिंट लाइन में लिखो यूजेज क्या है? जावा लेक्चर 3
इसके अंदर हम इसको ऑप्शंस में बताते हैं। यूजुअली जो कंप्यूटर साइंस की टर्म में हम कमांड्स देते हैं ना, तो किसी को ऑप्शन बनाती हो तो हम कहेंगे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। ये मैसेज है, ये इसका कोई जावा के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अपने यूज़र को बता रहा हूँ अपने प्रोग्राम को आप जावा लेक्चर 3 और यहाँ पे एक वेरिएबल 2 दोगे तब काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल किया, ठीक है, रन करता हूँ और उसमें मैं नंबर्स नहीं देता तो मुझे बता देगा इसका यूजेज क्या है। लिखो जावा लेक्चर 3 और एक वेरिएबल दो, मसलन मैंने 45 दे दिया, दूसरा वेरिएबल दे दो 65 दे दिया और ये आपको सब दे देगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। अपाची के अंदर आज मैंने इसलिए इसको नहीं रन किया कि मैं आपको डॉस से इसके अंदर वो भेजने सिखा रहा था। अपाची में भी तरीका है, लेकिन उसमें फिर आपको ये पता ना चलता कि डॉस से कैसे कमांड जा रही हैं। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना एक प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं कहता हूँ पिंग नेटवर्क चेक कर रहा हूँ 001, इस कमांड का पता है ना पिंग का? पिंग का नहीं पता। अगर मैं नेटवर्क पे बैठा हूँ मिसाल के तौर पे और मेरे पास एक सिस्टम किसी आईपी पे, लेट्स सपोज 192.168.1.2 पे एक सिस्टम है आपका, और वो हम आपस में नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो रहे, तो मैं चेक करने के लिए पिंग करता हूँ। जब मैं पिंग करता हूँ तो ये सिग्नल भेजता है उस सिस्टम को और वापस मुझे आके रिप्लाई करता है। ठीक है, कि भाई तो अगर रिप्लाई आ गया इसका मतलब है तार ठीक है, बीच में कनेक्शन ठीक है कि हाँ, लेकिन अगर पिंग नहीं आया इसका मतलब है कि बीच में या राउटर डिस्कनेक्ट है या तार नहीं लगी हुई। अब आप देखें ये पिंग की जो कमांड जिसने बनाई है वो ये इंफॉर्मेशन इसी तरह कमांड लाइन आर्गूमेंट से अंदर लेता है और उसके बाद प्रोसेस करते हैं, और इंशाल्लाह इस सेमेस्टर के एंड में हम अपनी पिंग की कमांड भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कमांड लाइन आर्गूमेंट के लिए वजह से कर रहा था। अदरवाइज इसके अंदर कोड करना इतना आसान है कि इसमें शॉर्टकट्स हैं। मसलन मैं लिखता हूँ system.out.print, system.out.print, ये मेरे लिए कमांड डायरेक्टली, टाइपिंग बड़ी इजी हो जाती है। अब मैंने इफ एल्स लगाना है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे पास एक चीट शीट है नेट पे मिल जाती है, उसको आप देख लें तो आपको एक हफ्ते में याद आ जाता है। मुझे मेरे ख्याल से होता है इफ एल्स, ये देखें उसने मुझे स्ट्रक्चर टैब का बटन दबा दिया, या मैं, ये आपको बहुत फेमिलियर होगा, आप देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर टैब दबा दिया, फॉर लूप उसने लगा दिया, उसके लिए एक्सटेंशन करनी होती है और इसके अंदर डायरेक्ट है। लेकिन ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि इसके थ्रू मैं आपको ये चीज़ें बनानी बड़े आराम से सिखा दूंगा कुछ लेक्चर्स के बाद। मसलन ये चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप पे, ताकि जब हम स्विंग्स करें तब तो मैं आपको समझा दूंगा इसकी कोडिंग कैसे होती है, लेकिन आप पहले से प्रोग्राम बनाने शुरू कर दें। ठीक है ना, चलें, थैंक यू वेरी मच।